हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं एनवायरनमेंट के बारे में। यूपीएससी में एनवायरनमेंट जो सब्जेक्ट है उसका वेटेज प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा होता है, तो इसीलिए एनवायरनमेंट की मैं एक यहाँ से नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एनवायरनमेंट की अगर मैं बुक की बात करूं तो ऑलमोस्ट 95% बच्चे ज्यादातर शंकर आईएएस की जो बुक है उसी को रेफर करते हैं। तो मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। ये वाली बुक है शंकर आईएएस, आप लोगों ने सभी ने देखी होगी, पढ़ी होगी। तो मैं इसी की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं अपना भी कुछ सिलेबस बना के चलूं तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि होता क्या है कि शंकर आईएएस जो एनवायरमेंट जो सब्जेक्ट है इसमें काफी सारे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा, जैसे ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में भी मैं एनसीईआरटी की बुक ले रहा हूं क्योंकि उसके टेक्निकल टर्म्स को समझना थोड़ा टफ होता है, इसलिए उसकी एक सीरीज को चलाना जरूरी था। मैंने इसलिए ज्योग्राफी की भी सीरीज चलाई है। ठीक उसी तरीके से एनवायरमेंट के भी टेक्निकल टर्म्स को समझना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए मैं बुक को ही यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ और इसी बुक को, क्योंकि वैसे भी इस बुक से बाहर तो ज़्यादा कुछ आता नहीं है अगर मैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ। तो इसीलिए मैंने इस बुक की सीरीज स्टार्ट करी है। तो आज से आने वाले समय में आपको कंसिस्टेंटली इस बुक के सारे चैप्टर्स, करीब 30-35 चैप्टर हैं, वो आपको लगभग सारे ब्रेकअप में मैं आपको देता रहूंगा। एक और बात बताना चाहूंगा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बुक का पूरा डेटा मैं बोर्ड पर तो नहीं मेंशन कर सकता, इसलिए उसकी जो कीवर्ड्स होते हैं, जो मेन इंफॉर्मेशन होती है, उसको या तो अपनी लैंग्वेज में या बुकिश लैंग्वेज में डाल के मैं आप लोगों तक पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि बुक का पूरा नॉलेज हो वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट में जो पहला चैप्टर है हमारा, तो उसी से शुरुआत करेंगे। इकोलॉजी। इकोलॉजी हमारा पहला चैप्टर है। इकोलॉजी से पहले मैं थोड़ा सा एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगा। एनवायरनमेंट क्या है? ये एनवायरनमेंट है जिसमें हम खड़े हैं इस वक्त, जिसमें आप बैठे हैं इस वक्त। जो भी आपके आसपास की चीजें हैं वो सारा एनवायरनमेंट होता है हमारा। ये सारी चीजें एनवायरनमेंट में आती है। हवा, पानी, धूप, मिट्टी, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, पत्ते, झरने, पहाड़, नदियां, सब सारी चीजें हमारी एनवायरनमेंट में आती है। लेकिन इसीलिए हम एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं। एक चीज और, जैसे हमने पढ़ा है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है हमारा? बायोस्फीयर 3 चीजों से मिलकर बना है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, यानी कि पानी, हवा और मिट्टी, सॉरी पानी, हवा और लैंड हमारा जो होता है, उससे मिलके बायोस्फीयर बनता है और वहीं पे हमारी लाइफ एग्जिस्ट होती है। तो हमारा पूरा ग्लोब जो है, हमारी जो अर्थ है, वो पूरी की पूरी बायोस्फीयर है। तो उसके अंदर जितना भी नेचुरल एनवायरनमेंट है जिसमें इंसान रह रहा है, वो सारी चीजों को हम एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। तो इकोलॉजी क्या है? तो अब हम इकोलॉजी से शुरुआत कर रहे हैं अपनी। तो देखिए, इकोलॉजी को अगर मैं ग्रीक में बात करूं, ग्रीक लैंग्वेज में इसको बोलते हैं ओइकोस और लोगोस। बहुत सिंपल मीनिंग है होम स्टडी, यानी कि द स्टडी ऑफ होम ऑफ द नेचर, यानी कि हमारा जो ये नेचुरल हैबिटेट है, ये जो नेचर है हमारा, जो कुदरत की देन है, इसकी स्टडी करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इसकी स्टडी में ऐसा क्या रखा है? तो इसकी स्टडी में आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है। इसकी स्टडी में हम ये जानते हैं कि एक इंसान एक क्लाइमेटिक कंडीशन में जो उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेता है, तो वो दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशन में उस चीज को अडेप्ट नहीं कराया। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, अगर कश्मीर का इंसान है कोई, उसको हम रेगिस्तान के डेजर्ट में रहने के लिए छोड़ते हैं, तो क्या वो वहां के एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर पाएगा? वहां गर्मी ज्यादा है तो वो ज्यादा दिन तक वहां सर्वाइव नहीं कर पाएगा। या हम किसी साउथ इंडिया के बंदे को, किसी को हम कोस्टल एरिया के इंसान को दिल्ली में लाके रख दे पॉपुलेशन वाले एरिया में, तो वो नहीं सरवाइव कर पाएगा। तो ये जो अडेप्टेशन है, ये स्टडी है नेचर की, कौन किसकी तरह से, क्योंकि कहता है कि इकोलॉजी कहती है कि हम एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से रिसोर्सेज अवेलेबल, हम एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हैं। तो उसी तरीके से जैसे घर होता है, एक फैमिली है, तो एक फैमिली में हर इंसान भले ही एक कमाने वाला होगा जिसपे सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हर एक फैमिली मेंबर एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड और इंडिपेंडेंट होता है। चाहे आप उसको फिर पैसे के टर्म्स में कह लीजिए, हेल्प के टर्म्स में कह लीजिए, या एक इमोशनल टर्म्स में कह लीजिए। जैसे एक माँ का अपने बच्चे से लगाव, एक फादर का अपने बच्चे से, एक बच्चे का अपने माँ बाप से, भाई बहन से लगाव, तो वो सब एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट इमोशनली भी हो ही जाते हैं। तो उसी तरीके से नेचर में हर इंसान एक दूसरे पे डिपेंडेंटेबल है और एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर रहा है नेचर में। तो इकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो देयर इज अ स्टडी ऑफ ऑल होम ऑफ द नेचर। तो जो हमारा पूरा का पूरा नेचर है, जो हमारा घर है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। पूरा हमारा जंगल हो गए, पहाड़ हो गए, सारी चीजों को हम, जानवरों का कैसे इंटरलिंक्ड है, प्लांट्स के बारे में। उसके बाद तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, तो बुक की डेफिनेशन को मैंने शॉर्ट में करके लिखा है, देयर इज अ स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप। मतलब हम क्या कर रहे हैं? रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड देयर एनवायरमेंट। 3 चीजें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ईच अदर एंड देयर एनवायरमेंट, यानी कि क्या इस इकोलॉजी किस चीज की स्टडी कर रही है? वो स्टडी कर रही है यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं,
चाहे उसमें जानवर हो गए, इंसान हो गए, पेड़ पत्ते हो गए, उसके बाद फिर एक दूसरे के साथ उस एनवायरनमेंट में कैसे वो एडजस्ट करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो यही इकोलॉजी की स्टडी है जो आने वाले टाइम में हम लोग पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली उसके अंदर क्या क्या आता है, बेसिकली अगर देखें तो हम क्या क्या स्टडी करते हैं, जैसे कि अडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट के साथ कैसे अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है इंसान ने, कैसे वो एक कोई जानवर है जैसे पोलर बियर है, वो नॉर्थ पोल में रहता है, तो वो उस बर्फीली इलाके में ही अपने आप को एडजस्ट किया हुआ है, उसके शरीर पे फर है, कुदरत ने उसको वैसा ही बनाया है। ऊंट है, वो डेजर्ट में ही चलेगा, वो थोड़ी ना वहां पहुंच जाएगा, बर्फ वाले इलाके में वो अपने आप को सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। तो अडेप्टेशन ऑफ एनवायरनमेंट, उसके अलावा मेक यूज ऑफ एनवायरमेंट रिसोर्सेज, हमारे जितने एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं जो एनवायरनमेंट से हमें मिल रहे हैं कुदरत से, उन चीजों का कैसे इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो का मतलब होता है सूरज से जो हमें एनर्जी मिल रही है, हम जो चीज हरियाली खा रहे हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे एनवायरनमेंट में कि जैसे एग्जांपल के तौर पे सूरज अपनी किरणें किसको दे रहा है, प्लांट्स में। प्लांट्स को कौन खा रहा है, एक जानवर खा रहा है, जैसे मान लीजिए रैबिट खा रहा है, रैबिट को कौन खा रहा है, शेर खा रहा है। तो वो एनर्जी का फ्लो होता है, इसको हम कहते हैं एनर्जी फ्लो के मतलब। जैसे कि ये ले लीजिए, यहाँ से सूरज है, सूरज से हमें एक पौधा आ गया, उसके ऊपर फिर एक खरगोश या बकरी खा गई उसको फिर शेर खा गया। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इसको कहते हैं हम एनर्जी फ्लो। ये आने वाले टाइम में पूरा चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि एनर्जी का कैसे फ्लो एक से दूसरे के ऊपर कन्वर्ट होता है। जैसे हम लोग अगर मान लीजिए वेज में हम दाल खा रहे हैं तो उससे भी प्रोटीन मिल रहा है, और हम नॉन वेज खा रहे हैं तो उससे भी प्रोटीन मिल रहा है। तो सो दिस इज द एनर्जी फ्लो, मतलब एक से दूसरे पे कैसे एनर्जी फ्लो हो रही है। तो वो सारी चीजें आगे पढ़ेंगे, जानेंगे। उसके बाद आता है मिनरल साइकिलिंग। मिनरल साइकिलिंग यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जब वो पैदा हुआ, जिया, फिर मर गया, फिर उसको डिकम्पोज हो गया और उसको वो कीड़े मकोड़े खा गए, तो इसको हम पूरा बोलते हैं मिनरल साइकिल। मतलब पैदा हुआ, कैसे मिनरल्स की साइकिल गोल 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 घूम रही है, लाइक दैट एनर्जी फ्लो की तरह हो गया। तो ये हो गया। उसके बाद तो फिर हम ये सारी चीजें, इसकी सारी स्टडी करते हैं, एनिमल्स, प्लांट, नेचर, ह्यूमन बींग्स, हिल्स, रिवर्स, लैंड, एयर, वाटर, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अब ये इसके साथ कैसे कनेक्ट है, पहले मैं हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा, फिर हम इसी पे आएंगे वापस अभी। तो इकोलॉजी मैंने आपको बता दी इकोलॉजी क्या होती है, ठीक है। अब आते हैं हम इसकी थोड़ा हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं कि हिस्ट्री यानी कि आज से हमारे देश का जो इतिहास है वो 5000 साल पुराना है। तो तब से ये सारी चीजें चलती चली आ गई, तब भी लोगों को नॉलेज थी। तो अगर मैं बात करूं हिस्ट्री के जमाने की, सो अर्ली ह्यूमंस हैड अ नॉलेज इन अर्ली सिविलाइजेशन अबाउट एनवायरनमेंट फॉर देयर सर्वाइवल। यानी उस जमाने में, आज से 5000 3000 साल पहले के लोगों को भी, उस जमाने के लोगों को भी इस चीज की नॉलेज थी कि उनको पता था कि ये जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है वो उनके लिए किस तरीके से मतलब जरूरी है। जैसे एक क्या था, अर्ली ह्यूमंस थे, वो क्या थे, वो एक हंटर गैदरर थे, यहाँ वहां भटका करते थे जंगलों में, खाना खाया, फिर वो आइस एज से बदल के जब सूरज की किरणें आई, कैसे एनर्जी ट्रांसफर हुई। तो उस जमाने से फिर लेके जैसे सिविलाइजेशन देखने को मिला। अगर पहले सिविलाइजेशन की बात करो तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, लेकिन उसके हमारे पास एविडेंस नहीं, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ ली होगी, एंशिएंट हिस्ट्री। लेकिन जब आप थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे वैदिक कल्चर में, जब कुछ किताबें लिखी गई जो हमारे हिंदू मैथोलॉजीज में जो किताबें हैं ना, जैसे हमारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये जो वेद लिखे गए थे, उनमें ये सारी चीजें मेंशन की गई है। तो जैसे कि पहले तो बता देता हूँ उन लोगों को क्या क्या नॉलेज थी। उनको नॉलेज थी फोर्सेज ऑफ नेचर। फोर्सेज ऑफ नेचर यानी कुदरत में क्या फोर्सेज लग रही है, सूरज की किरणों से हवा, मिट्टी, बरसात, वो किस तरीके से एनवायरनमेंट को बदल रही है। उसके अलावा क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई, अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स अभी बताया जैसे मैंने कि, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, क्या क्या रिसोर्सेज है, तो ये लोगों को नॉलेज थी। तो वो जो टेक्स्ट है जिनके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, ये भी आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी शुरू करी हो तो उसमें आप पढ़ेंगे ना, जैसे वेदास, संहितास, ब्राह्मण्स, अयंकास। अयंकास किस में लिखे गए थे, जंगलों में लिखे गए थे, ऋषि मुनि जो स्कॉलर्स हुआ करते थे। तो वो सारी चीजें लिखी गई। उपानिषद, ये सारी चीजें पढ़ी थी। उपानिषद क्या थे, सारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सारी चीजों का कंपाइलेशन एक सिंपल भाषा में उसको उपानिषद में लिखा गया था। तो ये सारी चीजों में भी ये चीजें बताई गई हैं। देयर इज अ कंटेन इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ये सारी इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट इस बुक में बताए गए हैं। और अगर मैं कुछ बुक्स की बात करूं, जैसे संहिता, चरका संहिता और सुश्रुता संहिता, इसमें मेडिसिन और सर्जरी के बारे में बताया गया है। इवन द नेचर पार्ट, एयर, वाटर आर नेसेसरी फॉर अस। मतलब ये सारी चीजें इस किताबों में लिखी हुई है कि जो पूरी कुदरत है हमारे लिए कितनी एसेंशियल है, चाहे वो हवा है, पानी है, और उसको अगर पॉल्यूटेड करेंगे तो हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकती है, जो आज के जमाने में भी है। तो ये सारी चीजें इन किताबों में लिखी गई थी। और इन्हीं सारी चीजों को किताबों में ये जो सारी चीजें लिखी गई थी, अब आता हूं यहाँ पे, तो ये एनिमल, प्लांट, नेचर, ह्यूमन बीइंग, ये सारी चीजें हाउ दे अडॉप्ट टू ईच अदर ऑन डिफरेंट एरिया। तो ये सारी चीजें कैसे एक दूसरे को अडॉप्ट कर रही हैं, कैसे एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर रही हैं पूरी इस नेचर में, और कैसे कौन इंसान अलग अलग लोकेलिटीज में अलग अलग तरीके से सर्वाइव कर रहा है। ये सारी चीजें इस हिस्ट्री में, इन किताबों में मेंशन था।
तो दोस्तों ये था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने आपको बात करी। आज थोड़ा सा पहली वीडियो थी, इंट्रोडक्शन था इकोलॉजी के बारे में, प्लस थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया। ये सारे फैक्ट्स आपके बुक में लिखे हुए हैं। आई होप आपको सारे मतलब अब ये टॉपिक ये दोनों क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप अपनी बुक पढ़ेंगे तो आपको ये दोनों चीजें यानी कि इकोलॉजी और हिस्ट्री के बारे में जो आप पहले पेज का जो 2 पैराग्राफ्स उनको पढ़ेंगे तो अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों ने अभी तक ये बुक परचेज नहीं करी है तो आप लोग इस बुक का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके अमेजोन से इस बुक को परचेज करके ऑनलाइन भी अपने घर पे मंगवा सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई एनसीईआरटी बुक भी आपको चाहिए तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी लिंक क्लिक करके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अपने अमेजोन से बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था मेरा आज का टॉपिक, और आने वाले समय में अब आपको ऐसे कंसिस्टेंटली सारी वीडियोस इससे रिलेटेड आपको मिलती रहेंगी। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।